हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, आप देख लीजिए दोस्तों, यह जो सेट है जो आप देख रहे हैं, यह जो सेट होगा ऑप्शन ए सेट होगा। सीरीज जिसका ए है। आपका कोई भी सेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सारे प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझते चलिए। मैं इसका लगभग सारे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी बताने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। कहने का मतलब है पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ दिखाएगा वो कौन है। तो हमारा सही आंसर होगा वो है वाटर। H2O जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। तो चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है इथाइल अमीन को बनाया जाता है जो इथाइल अमीन होता है वह किस रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा ही मिथाइल अमीन बनाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है। कॉपर पाइराइड कॉपर का एक अयस्क होता है। इसका सही फॉर्मूला होता है दोस्तों CuFeS2 जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये बहुत सिंपल नोमेरिकल है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ध्यान दीजिए इस नोमेरिकल को। देखिए लिखा गया कि 0.01 मोलर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या होगा। समान होगा, दुगना होगा, तिगुना हो, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे समझिए इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि सांद्रण जो इसका और इसका सांद्रण समान है, यानी कंसंट्रेशन समान है। तो अंतर क्या है, आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज है इसको पानी में डालिएगा तो ये जो है आयन में कभी नहीं टूटेंगे। जब आयन में नहीं टूटेंगे तो इसके लिए भांट ऑफ फैक्टर आई का मान जो होगा 1 हो जाएगा। जबकि यहाँ MgCl2 देख रहे हैं कि ये पानी में डालने के बाद मैग्नीशियम का एक आयन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैग्नीशियम का एक आयन और प्लस क्लोरीन का, ध्यान दीजिए, क्लोरीन का 2 आयन देगा, जिसके कारण एक आयन मैग्नीशियम का, 2 आयन क्लोरीन का, कुल मिलाकर के 3 आयन हो गया। इसका मतलब है दोस्तों कि ये इसका जो वांट ऑफ फैक्टर 3 है, इस कारण से इसका हिमांक में अवनमन भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा, आप देख रहे हैं कि लगभग तिगुना हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो ज्यूटर आयन आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा एमिनो एसिड के बारे में, जहाँ प्रोटीन पढ़ना है। तो एमिनो एसिड जो होता है उसमें COOH अमीन एसिड भी रहता है और NH2 अमीन फंक्शनल ग्रुप भी रहना चाहिए, तभी ये ज्यूटर आयन का निर्माण करेंगे। तो आप देख रहे हैं COOH भी है, NH2 भी है, यहाँ पे देखिए अमीन भी है, प्राइमरी अमीन है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ज्यूटर आयन का निर्माण करेगा। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। जो धातु का रिडक्शन होता है दोस्तों, उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो उसमें होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि इसमें एंथ्रासाइट कोयला का प्रयोग किया जाता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रिएक्शन करता है, CO का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मिलाते चलिए प्रश्न को। देखिए प्रश्न यदि नहीं दिख रहा तो ध्यान दीजिए, आवाज़ को सुनिएगा। एक शून्य कोटि को अभिक्रिया A+B=C के लिए दर है। तो आप जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब होता है दोस्तों जो पावर है उसको जोड़ने के बाद शून्य ही आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दर बराबर K A/0 B/0, इसका मतलब 0 + 0 = 0। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। जो कैल्शियम फॉर्मेट होता है दोस्तों, तो उसका शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं कैल्शियम फॉर्मेट से प्राप्त होगा, जो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं।
ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों वीडियो, ध्यान दीजिएगा। आगे है, ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 9 को। ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव, कहने का मतलब है दोस्तों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्रमशः देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना है, इतना है और इतना है। तो अपचयन शक्ति का क्रम क्या सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसका अपचयन ज़्यादा होगा जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसका सबसे कम है उसका रिडक्शन पावर उतना ही अधिक होता है। तो आप देखिए जो बी नंबर में देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं -2.50 है, ये देखिए ये भी माइनस में और ये प्लस में, इसका मतलब सबसे कम इसका होगा और सबसे अधिक बी वाले को होगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हैं कि जो बी है ये सबसे बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जो अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, एंजाइम क्या है? तो जानते हैं कि एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाए तो फेन उत्प्लवन विधि, और दोस्तों यदि इसका ऑक्साइड में ध्यान दीजिएगा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाए तो वो होता है जारन या भर्जन या रोस्टिंग विधि, रोस्टिंग मेथड। हालांकि इसमें पूछा सांद्रण कैसे किया जाता है, तो है फेन उत्प्लवन विधि। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो आप जानते हैं टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है, कोलाइड विलयन में। और कोलाइडल विलयन का ही एक दूसरा नाम सॉल कह सकते हैं, सॉल। सॉल का मतलब होता है दोस्तों कोलाइड विलयन का ही कुछ रूप होता है, उसको सॉल कहते हैं। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो आप ध्यान दीजिए, अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के जो बीच की अभिक्रिया होता है दोस्तों, ये उच्च अल्केन बनाने की अभिक्रिया है, उसे हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारा सही ऑप्शन है ए। अगला चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम H2O का होल 4, क्लोरीन 2 गो है, उस पर 1 प्लस है। तो आप यदि आपको इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ध्यान दीजिए आप पहले इसको x मान लीजिए, जैसे कि हम क्रोमियम को x मान लिए हैं। आप जानते हैं कि H2O पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए इसको 0 मानना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। आगे चलते हैं, क्लोरीन पे -2 होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए -2 हो गया। अब बराबर क्या है? तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे देखिए 1 प्लस है, तो हमारा 1 प्लस इधर हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो ये जो 2 इधर जाएगा तो माइनस जो है प्लस में आ जाएगा, और हमारा सही आंसर होगा 2 1 3। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर +3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ध्यान दीजिए हमारा सही आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न में अब चलते हैं। जो देख रहे हैं, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार कहने का मतलब होता है दोस्तों नॉन क्रिस्टलाइन, या तो इसी को अमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रबर जो है बेरवादार ठोस होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो अभिक्रिया दिया है C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो ये जो बहुत अच्छा रिएक्शन है दोस्तों इथीन बनाने का। जो इथीन गैस होता है, इथीन होता है, वो हमारा इसी से ही रिएक्शन से बनता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न रिपीट कर रहा है वही लगता है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए आप प्रश्न संख्या 17 देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? जो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट होता है दोस्तों, उसमें सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। सॉरी दोस्तों, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए? तो आप जानते हैं दोस्तों शून्य कोटि का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स
सेकंड इन्वर्स। ये जो होता है दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया का इकाई होता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, उसका भी यही होता है, और शून्य कोटि का भी यही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न पूछा है, सुनिएगा, हमारा प्रश्न पूछा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का इकाई समान होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए आप जानते हैं कि टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स होता है, जो कि मैच नहीं करेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर देखिए, निम्न में से किस में एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया होता है। निम्न में से किस में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो आप जानते हैं कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया होने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि या तो एल्डिहाइड में होता है या तो कीटोन में होता है। ये तो पहले ही खत्म हो गया, ये ईथर है। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप यहाँ बेंजीन देख रहे हैं और यहाँ पे ए देख रहे हैं, तो इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ना ही तो इसके अंदर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है दोस्तों। हाँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन केवल है इसमें। अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एल्डिहाइड है, इसके बगल में जो कार्बन जुड़े होते हैं उस कार्बन का नाम होता है अल्फ़ा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें वैसा कोई नहीं है, ना ही तो इसमें है, और ना ये तो खैर ऐसे भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईथर है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 आप देख रहे हैं कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। क्लोरीन गैस जो है दोस्तों अमोनिया की अधिकता रहता है तो नाइट्रोजन गैस बनाता है, और प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाता है, NH4Cl बनाता है, जो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, ताप द्वारा प्रभावित कौन होगा, जिसमें कहीं ना कहीं आयतन का चर्चा हुआ है। जहाँ पे भी आयतन आएगा वो ताप से प्रभावित होगा। तो आप जानते हैं नॉर्मलता में क्या होता है, आयतन आता है, मोलरता में भी आयतन रहता है, और फॉर्मलता भी जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए, नॉर्मलता से आगे एक पॉइंट ऑफ फॉर्मलता पढ़ना है। तो इसमें भी क्या होता है, वॉल्यूम का चर्चा होता है, आयतन का चर्चा होता है। इस कारण से हमारा सही आंसर होगा मोललता। मोललता में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसका डिफिनीसन आप देखते हैं तो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा हो जाएगा इसका मास या तो कहीं कहीं वेट भी लिखता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसमें कहीं आयतन का चर्चा नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोललता है वो टेम्परेचर से फ्री है, टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया CH3CN कहने का मतलब है दोस्तों मिथाइल साइनाइड का H3O+ का उत्पाद क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, इसका रिएक्शन होता है तो हमारा इसका उत्पाद होता है इथेनोइक एसिड बनता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है, प्रबल है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें सबसे मजबूत जो बॉन्ड है वो हमारा क्लोरीन का है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, यहाँ इलेक्ट्रो एफिनिटी के कारण है ना, इसका साइज के कारण कुछ इसमें बहुत सा है। अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आप जानते हैं दोस्तों, बी का नाम होता है थायमीन, सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना दोस्तों। उसी प्रकार से विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, है ना दोस्तों। और विटामिन के का नाम होता है फिलिक्विनोन सॉरी। तो इस प्रकार से आप जानते हैं विटामिन ए का नाम रेटिनॉल हो गया। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो आप जानते हैं फ्री स्टेट में हमेशा सोना होता है,
फ्री स्टेट स्वतंत्रता अवस्था में का मतलब होता है दोस्तों कि कौन ऐसा धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न अब चलते हैं। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है आयरन कैथोड बनाकर। आयरन कैथोड जो बनाया जाता है दोस्तों, ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो आयरन होता है इसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या होता है आयरन कैथोड, इसी को आयरन कैथोड बनाया जाता है। इसी को आप जस्तीकरण भी पढ़ते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न अब चलते हैं। आप देख रहे हैं इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी इथेन कहने का मतलब है दोस्तों कि ईथर। इथॉक्सी इथेन कहने का मतलब C2H5 ए, और इधर भी इथॉक्सी, इधर भी C2H5 होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी नंबर में, देखिए ये इथॉक्सी इथेन हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे, इसे आप डाईथाइल ईथर भी कह सकते थे। देखिए निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो आप जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें 2.6% मैग्नीशियम पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? जो रासायनिक अधिशोषण होता है दोस्तों, जिसे केमी एडजॉर्प्शन या केमी सॉर्प्शन कहते हैं, उसमें 2 ही परत हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न अब चलते हैं। बेकेलाइट, ध्यान दीजिए 30 नंबर प्रश्न। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि बेकेलाइट जो होता है वो क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 पे चलिए। उपसह संयोजन यौगिक K4NiCN का होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? काफ़ी सिंपल है दोस्तों, उसी प्रकार से 2 प्रश्न ऐसा दे चुका है इससे। पोटेशियम पे जानते हैं 1 प्लस होता है, तो टोटल 4 प्लस हो जाएगा इधर। आप क्या कीजिए, निकल को मान लीजिए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया, और साइनाइड को जानते हैं कि -1 होता है, तो यहाँ 4 साइनाइड है, इसका मतलब -4 हो जाएगा टोटल। ये प्लस माइनस मिल करके फिर माइनस बन जाएगा, बराबर 0। हल करेंगे दोस्तों तो देखिए ये 1 कट जाएगा, x बराबर कुछ नहीं बचेगा, x बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अत्यधिक क्षारीय सबसे है। आगे हम चलते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या है? मोनोहाइड्रिक का मतलब है दोस्तों जिसमें OH समूह की संख्या 1 होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस, अल्केन का समान सूत्र होता है 2, और इसी में आपको अल्कोहल जोड़ना है, तो इससे आपको एक हाइड्रोजन को हटाना होगा। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन 2 था वहाँ 1 कर देंगे और एक अल्कोहल को जोड़ देंगे OH। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा CnH2n प्लस 1 OH। तो आप देखिए हमारा सही आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, CnH2n प्लस 1 OH। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए दूध क्या है? तो दूध जो है एक तरह का इमल्सन होता है, पायस होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जानते हैं लेड का अयस्क है, सीसा का, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, तो आप जानते हैं कि मानव शरीर में विटामिन नहीं बनता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया है, इसको सेल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। इस सेल रिएक्शन है कौन सा सेल का रिएक्शन है? तो आप जानते हैं ये जो है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। ये तीनों में से कोई भी सेल का ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसे कभी कभी डेनियल सेल में भी इस रिएक्शन को लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 38 नंबर प्रश्न देखिए कि मिथाइल साइनाइड, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल साइनाइड के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा ये प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है, C2H5NH2 प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो आप जानते हैं हमारा सबसे प्रबल अम्ल जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन जो होता है वो हमेशा पर क्लोरिक एसिड होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना दोस्तों, HClO4 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 देखिए। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। आप जानते हैं मोलर सांद्रण कहने का मतलब है दोस्तों कि मोलरता क्या होगा। तो हालांकि यह प्रश्न ऑप्शन जो है दोस्तों गलती दिया है, जैसा कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। देखिए आप जानते हैं कि मोलरता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मैंने विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का भार अब मोल निकालते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। तो 34 ध्यान दीजिएगा 2 आपका इसका मास दिया है, बटा कीजिएगा आप इसका मोलिकुलर मास या मोलर मास निकालिएगा चीनी का, तो आएगा 342। और नीचे दोस्तों लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि वॉल्यूम इसमें दिया नहीं है, जब वॉल्यूम ना दिया गया रहे तो आप पानी का जो द्रव्यमान निकलेगा दोस्तों वही जो होता है उस बिलियन का वॉल्यूम होता है। तो आप जान रहे हैं कि टोटल 200, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बनाता हूँ, टोटल 234 दशमलव इतना 2 ग्राम पूरा बिलियन का भार है, उसमें 34.2 जो है क्या है तो चीनी है। तो इसको हम घटा लीजिए, 2 आएगा टोटल, घटाने के बाद डायरेक्ट मैं बताता हूँ दोस्तों 200 आएगा। तो 200 जो हो गया, देखिए ऊपर जा जो था दोस्तों 34.2 बटा 334 बटा 200 बटा 1000, इसको आप हल कीजिएगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो हल करने के बाद देखिए 200 से 200 कट जाएगा, 2 पचे 10, ये 5 कट गया, और इसको इसके बदले नीचे 10 आ जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 बटा 10, 5 दूनी 10, 1 बटा 2 हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। लेकिन कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है 1 बटा 2, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं है ना क्यों ऑप्शन तो है ही नहीं। देखिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, देखिएगा निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन है। जो प्रमुख प्रतिफल बनने वाला है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए, एक क्लोरोफॉर्म है, ये ऑक्सीजन गैस है। आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, जो काफ़ी हानिकारक होता है, जिसे सूंघने के बाद आदमी मर भी सकता है। उसे हम कहते हैं फॉस्जीन, जो हमारा सही आंसर है। देखिए COCl2 को फॉस्जीन कहते हैं, हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फॉस्जीन का ये फॉर्मूला है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 पे देखिए। कह रहा IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है। एसीटोन कहने का मतलब है दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है, इसको हम कहेंगे प्रोपेनोन। तो हमारा सही आंसर होगा देखिए प्रोपेनोन, जो ऑप्शन नंबर आप सी में देख रहे हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या है। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन है, एसएन प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों ये जो रिएक्शन के फलस्वरूप बनेगा वो बनेगा एनिलीन। एनिलीन कहने का मतलब है बेंजीन में एक अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, वो हमारा आंसर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। कौन ऐसा रिएजेंट है जो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। हमारा सैक्रीन भी है दोस्तों, एस्पार्टेम भी है, और सोडियम साइक्लोमेट, तीनों जो है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। नाइलॉन जो होता है आर्टिफिशियल होता है, टेरेलिन भी आर्टिफिशियल है, और प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हेक्साअमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र कौन है। तो आप यहाँ देखिए, आपको इसमें भी हेक्सा दिख जाएगा, इसमें भी हेक्सा दिख जाएगा, लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको आएगा वो 2 आएगा,
और इसका ऑक्सीकरण संख्या 6 आएगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 4 कह रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या 4 ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो आप जानते हैं कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। चलिए हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। 48वां प्रश्न 48वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो आप जानते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। दूसरा होता है, पहला हो गया, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP, और तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DFP, और चौथा जो है दोस्तों वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं प्रासरणी दाब या प्रासरण दाब। तो देखिए हमारा यही आंसर है। ये 4 प्रकार का था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुण। तो हमारा ऑप्शन सही में है, डी में है प्रासरणी दाब। अगला प्रश्न अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अगला प्रश्न है, 1 मोल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एल्यूमिनियम पर 3+ होता है। आप जानते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में बदलना है। देखिए एल्यूमिनियम आयन है, इसको एल्यूमिनियम में लाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, 3 + 3 - खत्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो सोचिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे दोस्तों, तो कितना कूलम्ब आवेश हुआ। तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। तो 1 मोल में कितना होगा, तो आपको एवोगाड्रो नंबर से गुना करना होगा, 6.022 × 10⁻23। उसके बाद आपको 3 से गुना करना होगा। तो आप निकाल लीजिएगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए इतना से गुना कीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 इतना से आप गुना कीजिएगा, तब आपको आएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो इसका आप आंसर निकालिएगा। इसका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों लगभग ए, 3 × 10⁵ कूलम्ब। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो किसी भी अभिकारक को प्रतिफल में बदलने में मदद करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51वां प्रश्न देखिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा में उत्सर्जित भौतिक अधिशोषण में कितना उष्मा उत्सर्जित होता है? किलोजूल प्रति मोल में बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 52, SN2 जो मेकानिज़म होता है, SN2 मेकानिज़म के जो इंटरमीडिएट के रूप में जो क्या निर्माण होता है, तो होता है दोस्तों संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट होता है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि जल में विलेय अल्कोहल होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हमारा सही आंसर इसका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए कि कार्बोनिल समूह CO के, ध्यान दीजिएगा, CO के कार्बन पर जो कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा, जो प्रसंकरण होगा, वो क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए आपको शायद पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हाइब्रिडेशन होता है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है। तो देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका होगा दोस्तों 1 S रहेगा, अब P 2 रहेगा, 2 1 3 हो गया, तो sp2 हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो होता है मिथाइल अल्कोहल प्राप्त, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 56 नंबर प्रश्न, अभिक्रिया C6H5N2Cl को H3O+ का उत्पाद क्या है? इसको हम कहते हैं दोस्तों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड
का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। तो हम जानते हैं इसका सही जो रिएक्शन होगा दोस्तों, देख रहे हैं इसका सही रिएक्शन होगा वो होगा एनिलीन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया, इस डायरेक्ट बोलता हूँ दोस्तों, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ध्यान दीजिए नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मोबाइल प्रॉब्लम आ रहा है। ध्यान दीजिए, हम थे प्रश्न संख्या 56 में। ध्यान दीजिएगा, देखिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा कि देखिए दोस्तों कि इस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा हमारा। तो हमारा सही आंसर था एनिलीन। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। थोड़ा एक प्रश्न पीछे से बता दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इस रिएक्शन में उत्पाद क्या होगा। तो हमारा सही आंसर है नॉर्मल हेक्सेन। चलिए आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पी पाई डी पाई बॉन्ड किस में बनेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन में कभी भी डी जो ऑर्बिटल होता है वो होता नहीं है, ब्रोन में भी नहीं होता है, कार्बन में भी नहीं होता है। तो डी जो होगा हमेशा सल्फर में होता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पी सभी में होता है दोस्तों, लेकिन डी नहीं होता है, लेकिन कह रहा है हमारा पी पाई डी पाई, तो पी भी होना चाहिए डी भी होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ग 16 के तत्व को चाल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं, वर्ग 18 में अक्रिय गैस हो गया, और वर्ग 15 के तत्व को दोस्तों हम लोग निकोजन या पिनकोजन कहते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो होता है क्षोभ प्रदर्शित कर सकता है वो है क्रोमियम। जो एक्साइटेड स्टेट में सबसे मैक्सिमम क्रोमियम का हो सकता है। उसके बाद पूछा जाए दोस्तों तो वह है मैग्नीज। तो ध्यान दीजिए, हमें पहला ही पूछा है वो है क्रोमियम। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 61 नंबर का निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा सही आंसर होगा लैंथेनाइड्स। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया दोस्तों, K3CrC2O4 का होल 3 में क्रोमियम का उपसंयोजन संख्या कितना होता है। तो आप जानते हैं C2O4 जो है ऑक्जेलेटो है, जिसका एक ऑक्जेलेट जो होता है दो स्थान से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम टोटल ऑक्जेलेट जो है 3 है, इसलिए 3 दूनी 6, टोटल 6 इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है 63 नंबर, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत भाग बल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी सेल की अभिक्रिया साम्यावस्था पर क्या होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है दोस्तों। ध्यान रखिए, हमेशा धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, 64 नंबर प्रश्न देखिए कि ये जो है हेलोबेंजीन, या इसको हम बेंजीन हैलाइड भी कहते हैं, इस सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो क्या बनाता है, तो ये दोस्तों डाईफिनाइल बनाता है। जो हमारा सही आंसर है डाईफिनाइल। इस अभिक्रिया को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो इससे हम कहते हैं जो आप देख रहे हैं दोस्तों कोल्वे रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जब आपको डाईफिनाइल से पुनः बदलना हो हेलोबेंजीन में दोस्तों, तो उसे हम ध्यान दीजिए उसे हम फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। लेकिन दोस्तों हमें फिनाइल से क्लोरोबेंजीन से हमको लाना था इसमें, तो इसके लिए हम कोल्वे रिएक्शन कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर देखिए। थोड़ी मोबाइल में समस्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आज प्रॉब्लम हो रहा है। फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
ए जो है हमारा सही रिएक्शन इसमें होगा दोस्तों, वो है, ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है कोल्बे रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रीमर कैंजारो रिएक्शन। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों रीमर टीमाइन रिएक्शन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए, प्राथमिक अमीन की पहचान किसके द्वारा करते हैं? जो प्राथमिक अमीन होता है दोस्तों, उसका पहचान हम किसके द्वारा करते हैं? तो हमेशा ध्यान दीजिए, प्राथमिक अमीन की जो पहचान होता है दोस्तों, देखिए एक रिएजेंट होता है, उसी के द्वारा हम करते हैं। जैसे कि देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, इसी के द्वारा हम प्राथमिक अमीन का पहचान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब चलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं, जो हमारा आंसर होगा ए, एक विटामिन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। सॉरी दोस्तों, हमारे पास इतना ही प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। 68 और 69 70 सब ध्यान दीजिए दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वो उस दोष को क्या कहते हैं? उस दोष को कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, एफ सेंटर डिफेक्ट, एफ सेंटर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थोड़ा मोबाइल में आज प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, इससे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे है, कैल्शियम CaNO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट में वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है? तो आप जानते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम पर 1+2+ आ जाएगा, और नाइट्रेट जो है 2 को अलग हो जाएगा, 2 नाइट्रेट अलग होगा, 2 नाइट्रेट अलग होगा दोस्तों। तो टोटल 1 आयन ही हो गया, 2 आयन है, 3 आयन, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। तो आप सही से मिला लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।